आपका इस वीडियो में स्वागत है। आओ सुनो प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह अनपढ़ लिखी गरीब वृद्ध औरत थी, देखने में बहुत सरल बहुत हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर जाती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों ही पर पहुंच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थीं। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो जाती थी, चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थीं, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य? कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो? धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मुनियों को उसी भांतिमान की रक्षा करनी होती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहां तक हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहां तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे धंसे रहते थे और वह जरूरत होने पर उन्हें फेंक दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक तिरछी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सभी बहुत चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने बगल की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक बालिकाओं का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बहुत आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थीं, व्याख्यान भी खूब देती थीं, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेज टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थीं, एकांत में बुलाकर पूछा, वह वृद्धा कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई दुल्हन को देख रहा हो। मिसेज टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहां ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है, यह भी देख रही हूं कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थीं। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी डायन को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूं कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोयंदे न जाने कहां कहां लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देखे, नौजवानों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहां न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शेद चिंतित हो गईं, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन बोली, निकाल देने ही से क्या होगा? उसकी जबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर बातें फेंकेगी। मिस खुर्शेद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत,
यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी हजारों छोकरियां देख चुकी हूं, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना। कह गई हैं, मैं इसे ठीक करके मानूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं, वह घूमकर दुनिया देख आई हैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूं। मिसेस टंडन ने पीठ ठोंकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जुगनू बोली, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूं। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया, उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाकर कहा, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हूं। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शेद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहां से आती हो? जुगनू बोली, यहीं रहती हूं बेटा। मेम साहब कहां से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खानसामा बोला, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूं। जुगनू बोली, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा बोला, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी हैं। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती हैं। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू बोली, मिजाज की तेज मालूम होती हैं। खानसामा बोला, नहीं, यूं तो बहुत नेक हैं, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू बोली, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थीं, वह मुझ पर अच्छी निगाह रखती थीं। मैंने समझा, चलूं नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा बोला, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं हैं, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मांगता आया और उसे डांट बताई, कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, भला चाहती हो तो चुपके से रह लो। जुगनू बोली, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार बनाने करने के लिए काफी सामान मिल गया था। नीच खानदान की है, मां से नहीं पटती, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। साहब कहां से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा बोला, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी, हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो बर्बाद हो जाए। इनके यहाँ जो जी में आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शेद आ पहुंची। गुलाबी ठंड होने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थीं, एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहां नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो इसे बहुत ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहे, हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। फिर बोली, अच्छा उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी, आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया धरकर बिना बैठे बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा, आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूं, जब कोई काम हो मुझे याद कीजिएगा। यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद बोली, मुझे अपने स्कूल की बालिकाओं के साथ बहुत आनंद मिलता है, वह सब मेरी ही बच्चियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है, दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह भागकर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे,
मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। फिर जुगनू से, माँ जी आप जाएं फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा वहीं था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कमवारापन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू बोली, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे मर गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढंग मुआमला नजर आता है। जुगनू तो यहां से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। वो सचमुच चौंधिया गई। लीला बोली, मैं तो डर रही थी या कि कहीं वो भांप न जाए। मिस खुर्शीद बोली, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बहुत मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला बोली, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद बोली, मुझे अभिनय में मजा आता है। दिल लगी रहेगी। उसने बहुत जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। वो कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई आ जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन भागी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तसदीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और आ जाता, यहां तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर फैल उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन बोली, सुना तो उनके साथ का पड़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह कुंवारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली। जुगनू बोली, और कुछ हो या ना हो जवान तो बांका है। टंडन बोली, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू बोली, मैं तो उसकी सूरत देखते ही समझ गई थी। धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। टंडन बोली, कल फिर जाना। जुगनू बोली, कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, ये तो बेतरह पीछे लग गई। मिस खुर्शीद बोली, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना। बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुरजा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक ढेला दांत से चबाती हैं। इनके द्वारे पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुरजा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें निकल कर देखा। ओहो, यह रंगार। शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारी को बनाव संवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के रंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा रंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं और वस्त्रों से शराब की गंध आ रही थी। उसने आते ही मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके करपाश से हटाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर आ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूं? किंग ने कहा, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूं, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद बोली, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हक बकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह कौन है और यहां कब आई? तू यहां क्यों आई बुढ़ी?
शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न रहने दूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी थी मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आईं। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थीं? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं भले ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गईं। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों न लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। वह बोली, महाराज ने घर में घुसने ही न दिया। जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी। तनिक भर बाद ही सोती तो क्या हो जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह? टंडन बोली, तो क्या हुआ? मिस खुर्शेद मारने भागी। जुगनू बोली, वह नहीं मारने भागी, उनका वह कसम है, वह मारने भागा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर पीछे ही तो लगा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो रोम रोम निकल डालता, और वह रांड बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सधी बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज्ज न होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थीं। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थीं। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी न रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थीं। मिसेज टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेज पंड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूं ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेज बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहां तशरीफ न लाएं। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठाकर देखा। उसमें मिस खुर्शेद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शेद ने मोटर से उतरकर हुड़ बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शेद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शेद ने जुगनू की ओर नी संकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थीं, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शेद बोली, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थीं। खुर्शेद ने व्यंग्य समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी ऊंची नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देविया भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शेद ने शरारत की, सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहां लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शेद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहां कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शेद बोली, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है, और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन के अलावा और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। खुर्शेद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहां चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आईं। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देविया विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगीं। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहां छिपा दिया आपने? खुर्शेद बोले, छूमंतर से गायब हो गए, जाकर देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शेद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू ने कहा, मैं यह तिरिया चरित्र क्या जानूं, लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को वस्त्र पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो। यही तो हैं
वह रात वाले साहब, खुर्शीद बोली। खूब पहचानती हो? जुगनू बोली। हाँ हाँ, क्या अंधी हूं? मिसेस टंडन बोली। क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू ने उंगली चमकाकर बोली, चलिए चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा। मैं कब इनकार कर रही हूं? इस वक्त लीलावती हूं, रात को विलियम किंग बन जाती हूं। इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहकहे होने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हू हक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया, जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था, इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांट बताई। अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिख की नहीं? मिसेस बांगड़ा इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती बोली, आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों लग गई थी। मिसेज टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहां? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। ये थी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी लांछन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।